तो बच्चों लोग चलिए देखिए, तो आज क्या देखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला रिंग का, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रिंग बना लेते हैं। ठीक, तो सपोज ये एक रिंग है ना? कैसी रिंग? यूनिफॉर्म रिंग। इसका मास m है और इसका जो रेडियस है वो है r। ठीक, और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, तो किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं? एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर के अबाउट पास हो रहा है थ्रू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ऐसा थ्रू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एक्सिस पास हो रहा है, उसके अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये एक्सिस है। सपोज क्या कर लेते हैं अपन, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट इमेजिन करते हैं जिसका मास क्या होगा, dm, और सपोज इसकी लेंथ क्या होगी, dl। ठीक, मास होगा इसका dm और लेंथ क्या होगी, dl। और ये कितने डिस्टेंस दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलरली? वही r, रेडियस के बराबर दूर है, कैपिटल R डिस्टेंस दूर है। ठीक, तो अगर ये रोटेट कर रहा है, ये रिंग क्या कर रही है, रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, तो छोटा सा di क्या होगा, di होगा dm इंटू आर स्क्वायर। क्या होगा, dm इंटू आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल आई निकालने के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन एकदम सिंपल इसलिए है कि आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर कहां जाएगा, बाहर। और सारे डीएम का इंटीग्रेशन करोगे तो सारे डीएम 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 सब जोड़ते जाओगे तो टोटल मास क्या आ जाएगा, मास ऑफ रिंग एम आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग का, एम आर स्क्वायर। किस एक्सिस के अबाउट, ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास के पास कर रहा है, इस जिस प्लेन में रिंग है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, आई बराबर क्या हो गया, एम आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक, अब सेम जैसे पिछली क्लास में अपन क्या देखे थे, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, सेम रहता है। अभी इसी रिंग के जगह अगर सपोज अपने पास ना सिर्फ आधी रिंग होती, क्या होती, आधी रिंग। आधी रिंग मतलब ऐसी। ठीक, पूरी रिंग नहीं है, ये इसका सेंटर है और इसी सेंटर के अबाउट एक एक्सिस ऐसा पास हो रहा होता जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहता। ठीक, तो ये भी क्या मास है, एम मास है। और डिस्टेंस कितनी होगी, कोई भी अगर एक एलिमेंट ले लूंगा मैं, डीएम एलिमेंट ले लूंगा तो डिस्टेंस कितनी होगी, आर ही होगी। तो इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एलिमेंट का वो क्या आएगा, डीएम आर स्क्वायर आएगा। और इंटीग्रेशन करूंगा तो फिर आर स्क्वायर बाहर और सारे डीएम को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, एम। वही एम मास का सेमी सर्कुलर रिंग है अबाउट सेंटर। तो क्या हुआ भाई, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ ना, जो डीएम मास फैला हुआ था आर डिस्टेंस पे वैसे ही फैला हुआ है अभी भी। अब रिंग की जगह क्या ले लूं मैं, क्वार्टर रिंग भी ले लूं ऐसी, यानी मास सिर्फ इस आर्क में है, 90 डिग्री के आर्क में। ठीक, इसका रेडियस आर है और इस रिंग का मास क्या है, एम। तो अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक, कोई थीटा एंगल का आर्क भी हो, ऐसा आर्क बना हुआ है, मास एम है, ये एंगल थीटा का आर्क बना है, तो भी क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट एम आर स्क्वायर ही होगा। क्लियर है बात, समझ में आएगी नहीं है? ठीक, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। क्लियर, पक्का? नेक्स्ट कंटिन्यूस बॉडी पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, लिख लो, नोट कर लो पहले। ठीक, अब देखो सपोज ये मेरी रिंग थी मास की, एम मास की रिंग थी, ऐसा ये रिंग थी और एक्सिस क्या है, ये वाला है जो सेंटर से पास हो रहा है, इसका रेडियस आर है और मास क्या है, एम। मैं क्या किया, इस मास को नीचे फैला दिया और एक हॉलो सिलेंडर बना दिया एम मास का। क्या करा बच्चों, हॉलो सिलेंडर बना दिया। तो क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन? तो एक हॉलो सिलेंडर है, कैसे सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, सेम एम आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? क्लियर है?
मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं किया तो चेंज नहीं होगा। क्लियर? लिख लो इसको। और अगर डिराइव करना चाहें तो डिराइव भी कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, देखो यहां एज से अपन बोलेंगे वाई डिस्टेंस दूर एक पट्टी इमेजिन कर लेंगे। इस पट्टी की थिकनेस कितनी होगी, ऐसी ये पूरी घूमेगी पीछे से आगे तक, है नहीं? और इस पट्टी की जो थिकनेस होगी वो dy होगी, और रेडियस इस पट्टी का r ही होगा, और इस पट्टी का मास क्या होगा, dm। तो भाई एक dm मास की रिंग हो गई। क्या हो गई? dm मास की रिंग हो गई। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा क्या लिखूंगा इस रिंग का, dm r स्क्वायर। क्या लिखूंगा, dm इंटू आर स्क्वायर लिखूंगा। अब इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां भी r क्या है, कांस्टेंट है, तो डी क्या आ जाएगा बाहर, तो आर स्क्वायर बचेगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी और यहाँ क्या बचेगा डीएम। अब देखो ये डीएम की सारी पट्टी में 0 से लेके एल तक जितना भी हाइट है जोड़ूंगा तो पूरा मास ही आ जाएगा सिलेंडर का, तो डीएम का इंटीग्रेशन एम होगा, तो फिर क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड चेंज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। क्लियर है? ठीक, इसके बाद का एलिमेंट क्या आएगा, डिस्क। ठीक, अब नेक्स्ट लेते हैं डिस्क, इसको बढ़ा दूं। ठीक है, अगला लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक, अभी वही एक्सिस पे निकाल रहा हूं, देखो सेंट्रल एक्सिस जो ऐसा डिस्क है तो सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रहा है परपेंडिकुलरली, बाकी और अदर एक्सिस से भी निकाल सकते हैं, जैसे ऐसा डिस्क है तो ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस, ये सब भी निकाल सकते हैं वो, लेकिन दो थ्योरम पढ़ेंगे आगे उसके बाद, परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अभी नॉर्मल ये वाला निकाल रहे हैं। क्लियर? अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, अब इसमें क्या करेंगे, तो सपोज अब अपने पास एक डिस्क है और इसके सेंटर से एक पास होता हुआ इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमको क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो डिस्क ऐसा दिखेगा सर्कुलर आर रेडियस का, और एक्सिस क्या होगा आपका ये। ठीक, इससे पास होता हुआ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अब इसमें अपन क्या लेंगे, अब यहां पर मास क्या है, देखो मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया कि नहीं हो गया, मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, चेंज। अगर एक रिंग रहती तो खाली एज पे रहता मास, अभी क्या है अंदर से लेके बाहर तक मास ही मास। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, तो क्या करेंगे यहां से आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस आगे बढ़े और एक रिंग मान लिए। ठीक, और उस रिंग का थिकनेस कितना लेंगे, डी आर। ठीक, और ये मान लिए। अब ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा एलिमेंट हो गया। ये क्या हो गया हमारा एलिमेंट, और इस एलिमेंट का मास क्या रहेगा डीएम। ठीक, अब ये जो अपना जो डिस्क था जिसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, पूरे डिस्क का जो रेडियस है आर है, और एम मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एरिया में। ठीक, क्लियर है? तो अब देखो, अब इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस कैसे लिखेंगे, रिंग का तो पता है एम आर स्क्वायर होता है, तो यहां पर छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या लिखेंगे, डीएम आर स्क्वायर। ठीक, अब इस एलिमेंट का जो मास है डीएम वो निकालते हैं, तो पूरे डिस्क का जो डेंसिटी होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी का डिस्क है बोला है, तो अपन क्या करेंगे कि पूरा जो एम मास है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, पाई आर स्क्वायर में पूरा है, तो ये आ गया डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया। अब एलिमेंट का मास निकालने के लिए इसमें क्या का एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, एलिमेंट का एरिया, तो एलिमेंट का सरकमफेरेंस है कितना 2 पाई आर, और थिकनेस कितना है डी आर, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक, तो ये क्या आ गया बच्चों आपका डीएम, ये क्या आ गया डीएम। ठीक, तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो डी आई का वैल्यू क्या आएगा डीएम, तो डीएम क्या होगा एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू
2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, ये वाले आर स्क्वायर फॉर्मूले। अब पूरा आई निकालना है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, डी आर। तो डी आर पूरा डिस्क कवर करना है तो कहां से कहां तक चलेगा, आर इक्वल टू 0 मतलब ये वाली रिंग कवर होगी, और आर इक्वल टू कैपिटल आर में ये कॉर्नर वाली रिंग कवर हो जाएगी। ठीक है, तो रिंग कहां से चलेगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक। अब पाई पाई कैंसिल हो गया, कॉमन चीजें हटा देता हूं, 2m बाहर आएगा और नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, एक आर और ये आर कितना हो गया, आर क्यूब, और ऑपरेटर क्या बचा है, डी आर, और 0 से लेके आर तक इंटीग्रेशन होना है। ठीक है, तो क्या आया, 2m बाय आर स्क्वायर इंटू आर का पावर 4/4, तो यहां लिखते हैं आर का पावर 4/4। लिमिट भी डालेंगे तो 0 डालेंगे तो 0 आना है, कैपिटल आर डालेंगे तो कैपिटल आर, तो डायरेक्ट में लिख दिया। ठीक है, आर स्क्वायर से ये कट गया, क्या आया, स्क्वायर, 2 से ये 2 कट गया, तो क्या आया बच्चों, एम आर स्क्वायर बाय 2। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या का हो गया, डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, समझ में आया। अच्छा बताओ, इस डिस्क को मैं फैला के सॉलिड सिलेंडर बना दिया तो उसका क्या होगा, सेम होगा क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग से कम है कि ज्यादा है, एक सेम एम मास का रिंग रहता, सेम मास का रिंग है, सेम मास का डिस्क है, दोनों का रेडियस आर है, तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि देखो उसका जो एम मास है वो दूर पे है, एम मास जो है वो क्या है, दूर पे है ना, पेरीफेरी पे, रेडियस पे नहीं, सरकमफेरेंस पे, दूर पे, तो डिस्टेंस ज्यादा रहता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहता है। और डिस्क बनाने के लिए क्या करेंगे, जो एज पे था, एज पे जो मास था उसको मैं अलोंग द एक्सिस नहीं फैलाया, अंदर फैला दिया, आ रही बात समझ में, अंदर की तरफ ले आया ना, डिस्क बनाने के लिए रिंग में जो मास था उसको अंदर की तरफ फैला दिया, फैला दिया। तो पहले पूरा एम मास कॉर्नर पे था, लेकिन अब कुछ मासेस पास आ गए, तो इसके कारण नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिरेगा कि नहीं गिरेगा, आ रही बात सुने। अब डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया ना, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो गया। सिर्फ अपन रिंग का हॉलो सिलेंडर बना दे रहे थे तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं कर रहे थे मास का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हुआ था, लेकिन अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, चेंज हो गया। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, पक्का। आगे बढ़े, अगला डिस्क क्लियर है, डिस्क के बाद अगला मैं सॉलिड सिलेंडर भी लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, सॉलिड सिलेंडर का भी क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2, तो लिख लो। अगला MOI of solid cylinder of mass m और रेडियस r। तो ये सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, ठीक है, ऐसा है ना, ये एक्सिस हो गया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इसका टोटल मास है m और सॉलिड है ना, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, r। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट m r स्क्वायर बाय 2, ठीक, लिख लीजिए एम आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, पक्का, ऊपर से तो नहीं जा रहा, चलो। अब अगला, अब एक चीज पूछता हूं आप लोग से, सवाल, ठीक है, मेरे को बताओ, ये डिस्क है और ये सेंट्रल एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं डिस्क को क्या लिया, ऐसा गोल था, अबाउट इट्स डायमीटर उसको पलट फोल्ड कर दिया, ठीक, अबाउट इट्स डायमीटर उसको क्या किया, मैं फोल्ड कर दिया, ऐसा फोल्ड किया कि थिकनेस चेंज नहीं हुई लेकिन फोल्ड कर दिया, तो वो बन गया ऐसा कुछ, ऐसा डिस्क बन जाएगा। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट, ये इसका सेंटर है जो, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसको और फोल्ड कर दिया, ऐसा बना दिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा,
mr²/2 सबके अबाउट क्या रहेगा mr²/2 क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा। हरी बसन जैसे रिंग को आधा काट देते थे या आर्क बना देते थे, मास सेम रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि m मास सी रिंग थी फिर उसको आधा काट दिए, ऐसे में आधा काटोगे तो मास अब m/2 रहा तो m/2r², समझ रहे हो। लेकिन अभी ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, मास वही रख रहे हैं, फोल्ड कर दे रहे हैं बस, तो क्या हो जाएगा mr²/2 ही रहेगा डिस्क का। क्लियर है बात, पक्का समझ में आई चीज। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंटिन्यूस बॉडी पे। ठीक, क्या होगा अगला कंटिन्यूस बॉडी बताओ। स्पीयर, कैसा है स्पीयर, पहला पहले हॉलो लेते हैं, ठीक है। तो लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो स्पीयर। कैसा, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, मास m है, रेडियस r है। ठीक, मास m और रेडियस r, उसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक, तो ये आपका स्पीयर है मान के चलना, है ना। और एक्सिस कैसा होगा बच्चे लोग, एक्सिस ऐसा होगा कि वो कहां से पास हो रहा होगा, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होगा। ठीक, क्या करते देखो, सपोज यहां पर भी एलिमेंट लेना पड़ेगा। स्पीयर अपने सेंटर ऑफ मास निकालते समय याद है कैसे एलिमेंट लेते थे, तो अपन क्या करते, ये देखो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना देते हैं यहां, ठीक, और क्या करते हैं यहां से कितना चलते हैं, एंगल थीटा चलते हैं। कहां चलते हैं, एंगल थीटा, और एंगल थीटा चलने के बाद हल्का सा और आगे बढ़ते हैं, कितना एंगल इंक्रीमेंट लेते हैं, डी थीटा। ये वाला एंगल कितना रहेगा बच्चों, डी थीटा। ठीक, और यहां पर वो एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं। क्या बस इतना ही रहेगा एलिमेंट, एलिमेंट को क्या करेंगे पूरा घुमा देंगे। तो यहां पर डी थीटा यानी ये वाला ये जो थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी, ये आर कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। तो ये आर डी थीटा थिकनेस की क्या मान लेंगे अपन, एक रिंग ऐसे चला देंगे। आ रही बात समझ में, ऐसे रिंग एक चला देंगे, आ रही बात समझ में। तो ये हमारा एलिमेंट होगा, ये क्या होगा बच्चों, हमारा एलिमेंट होगा, और इसका मास क्या होगा, डीएम। समझ में आया कि नहीं आया इतनी चीज, पक्का ऊपर से तो नहीं गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेंट्रल एक्सिस। ठीक, अच्छा एक चीज और बताओ मेरे को, ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर तो नहीं रहेगी ना, ये जो रिंग बनी है, एलिमेंट रिंग बनी है, उसका रेडियस तो कुछ अलग ही रहेगा। ठीक है, आर कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, अब देखो, तो ये आर था रेडियस, तो ये जो है ये लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, बेस ना, ये आर है, ये क्या है आर, और ये एंगल थीटा है, तो ये जो बेस आएगा वो कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो इसका लेंथ कितना होगा, आर कॉस थीटा। समझ में आ रहा है इतना चीज, क्या हो गया, आर कॉस थीटा। ठीक, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता हूं छोटा सा, डी बराबर क्या होगा, इसका मास है डीएम, क्योंकि ये तो रिंग है ना, रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, तो डीएम आर स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आगे बढ़े, अगला क्या काम है अपने को, डीएम निकालने का। तो देखो ये यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है, तो पूरा एम मास सरफेस एरिया पे फैला हुआ है, तो अपन इसकी डेंसिटी क्या लिख सकते हैं, एम बाय 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एम बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे एलिमेंट का एरिया, तो हमारे एलिमेंट की थिकनेस कितनी है बच्चों, आर डी थीटा, आर डी थीटा है, और हमारा एलिमेंट गोल घुमा हुआ है, क्या घुमा हुआ है, गोल घुमा हुआ है 2 पाई आर। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। समझ में आई बात। अब देखो पाई पाई का हिसाब हो गया, आर स्क्वायर से ये आर और ये आर क्या हो गया, कट गया, 2 कितना जगह है, ये 2 क्या आया देखो, m/2 बचा नहीं इधर, और इधर क्या बचा, cos थीटा डी थीटा। समझ में आया बच्चों,
क्या बचा? कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा? डी आई। क्या आएगा बच्चों? डी आई। डीएम की जगह लिखेंगे m/2 कॉस थीटा डी थीटा, और उधर क्या आएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? पक्का? क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? अब इंटीग्रेशन करना है कि कौन ऑपरेटर है अपना? डी थीटा। डी थीटा ऑपरेटर है तो बच्चों थीटा का लिमिट चलेगा। तो ऐसा करके हर रिंग कवर हो जाए तो हम लोग नीचे से चालू करेंगे, यहां से माइनस π/2 से, तो ये नीचे वाली रिंग आ जाएगी, और फिर ये रिंग कवर करके, ये रिंग कवर करके अपन एंगल बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे और सबसे ऊपर तक पहुंच जाएंगे, है ना? तो यहां पर क्या पहुंच जाएंगे? प्लस π/2 से। ठीक, तो लिमिट क्या डलेगी? माइनस π/2 से प्लस π/2। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, घबराना नहीं, एकदम सिंपल सॉल्व हो जाएगा। वाह, देखो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट चीजों को बाहर फेंक देता हूं, तो क्या होगा? mr²/2, ये तो बाहर फेंका गया, बचा क्या? cos थीटा, और क्या लिखा है? cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को ना मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख रहा हूं अभी आगे पता चलेगा। इंटू डी थीटा। लिमिट क्या चलेगी? -π/2 से +π/2। अब क्या होगा, इस इंटीग्रेशन को मैं बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकता हूं, इसलिए मैं ऐसा किया। ठीक, क्या करूंगा? साइन थीटा को टी रख दिया। साइन थीटा को क्या रखा बच्चों? टी। साइन थीटा को टी रखा, डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? कॉस थीटा डी थीटा बराबर dt। क्या आएगा? कॉस थीटा डी थीटा बराबर dt। तो कॉस थीटा डी थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? dt लिख सकता हूं, और साइन की जगह t लिख सकता हूं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर dt बन जाएगा। तो क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन mr²/2 बाहर है, अंदर क्या बचा? 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अभी लिमिट नहीं रखते, लिमिट टी का वापस सब्स्टिट्यूशन करेंगे और फिर डालेंगे, अभी नहीं डालते, अभी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया? वाह, बॉडी खत्म हो गया क्या? और नहीं होगा यार, लिमिट खत्म हो गई क्या? चलिए देखिए, अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो यहां क्या होगा देखो, mr²/2। क्या है mr²/2? इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का क्या होता है? t, माइनस इसका क्या होगा? t³/3। यही होगा बच्चों। अब t के जगह वापस सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं वैल्यू को, तो क्या आएगा? mr²/2, और t की जगह क्या रखना है मेरे को? साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाय 3। अब लिमिट डाल दो, -π/2 से π/2। समझ में आई बात? अब वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी, यहां लिखते हैं। ठीक, बताओ। तो सबसे पहले डालते हैं π/2, साइन 90 1, साइन 90 कितना हुआ? 1, माइनस साइन 90 1 होगा, 1/3, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/3, या प्लस π/2 रखने पे फिर इंटीग्रेशन का क्या लगेगा? माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या डालेंगे? -π/2, साइन -π/2, 1 की -1, -1। ठीक है, तो क्या लगेगा? -1। साइन -π/2, यहां -1 लगेगा, -1 का क्यूब लेकिन माइनस होगा, तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/3, या ब्रैकेट ही खोल दो, 1 माइनस 1/3, ब्रैकेट खोल दोगे तो क्या आएगा? +1 और -1/3, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2, माइनस 2/3, तो कितना होगा? 6 - 2 कितना होता है? 4/3, तो ये कितना आ गया बच्चों?
4/3। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो ये सारे तामझाम का वैल्यू 4/3 आया है। अब इसको बाहर निकालते हैं। ठीक, तो अपना फाइनल क्या आ जाएगा? देखो फाइनल ये आ जाएगा mr² बाहर था और ये सब का वैल्यू सॉल्व हो गया, क्या आया? 4/3। 2 कितना जा? 2 जा। तो क्या आया बच्चों? 2/3 mr²। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस का ऑफ अ हॉलो स्फीयर। क्लियर है बच्चों? 2/3 mr²। लिख लीजिए, नोट कर लो। समझ में आया नहीं इंटीग्रेशन? सेंटर ऑफ मास में ऐसी एलिमेंट लिए थे, याद है ना? अभी वैसे ही ले रहे हैं। ठीक है, ये कई सवाल बनाने में भी काम आएगा बच्चों। एलिमेंट जैसे चूज करें ना, डेरिवेशन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। अब हॉलो हो गया, अब क्या बचा? सॉलिड बचा शायद। सॉलिड क्या बचा? सॉलिड। बताओ सॉलिड इससे आसान पड़ेगा कि मुश्किल? आसान। क्यों? इसका एलिमेंट मान लेंगे, है कि नहीं? तो अपना को आसान पड़ेगा। चलिए, तो कहाँ है नया पेज? ठीक है, लिखो अब अगला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, वही सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, मास m और रेडियस r। मास m और रेडियस r। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले ये बना लेते हैं एक स्फीयर। क्या बना लेते हैं? एक स्फीयर। और फिर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक एक्सिस। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ है? इसका मास है कितना? इसका मास है m और रेडियस कितना है? r। ठीक, अब देखो क्या करेंगे हम लोग। क्या करते हैं? सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर जाते हैं और एक शेल कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं बच्चों? शेल, स्फेरिकल शेल। कैसा शेल? स्फेरिकल शेल, जिसका रेडियस क्या है? r और मोटाई कितनी है? dr। मोटाई कितनी है? dr। ये शेल कंसीडर हो गया। ठीक, यही हमारा क्या बन जाएगा? एलिमेंट बन जाएगा। ठीक, अब सपोज इस एलिमेंट का मास क्या है? dm और इस एलिमेंट का रेडियस क्या है? r। और ये एलिमेंट है क्या? ये एलिमेंट एक स्फेरिकल शेल है। अब मेरे को बताओ बच्चों, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस शेल का di छोटा सा, वो क्या होगा? इसका मास dm 2/3 और स्मॉल r², यही होगा। 2/3 dm स्मॉल r²। अच्छा, अभी इंटीग्रेशन करने से पहले ही ये सोच के बता दो, एक m मास और r रेडियस का शेल का या 2/3 mr², एक सॉलिड स्फीयर का सेम m मास का है, r रेडियस का, ज्यादा आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कम? कम। क्यों? क्या आना चाहिए? कम। क्यों? क्योंकि मास कॉर्नर में था शेल में, यहां पर थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा, तो कुछ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया? तो अब देखो, अब लिखते हैं आई। आई बराबर होगा 2/3 r² इंटू डीएम का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो डीएम निकाल लेते हैं। अभी ये यूनिफॉर्म वॉल्यूम में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3D है ना फिगर, तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका डेंसिटी क्या होगा? m/4/3 पाई आर क्यूब। इस डेंसिटी में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? हमारा जो एलिमेंट है उसका वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ बेस इंटू थिकनेस। ठीक है, या हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना होगा? 4πr² इंटू थिकनेस कितनी है? dr। तो देखो 4π से 4π क्या हो गया? कैंसल। 3 कहां चले जाएगा? ऊपर, तो क्या आएगा? 3m r² dr बाय r क्यूब। ये आ गया आपका क्या? मास एलिमेंट dm। अब इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो क्या लिखेंगे? है ना, क्या लिखेंगे? 3m स्मॉल r² dr बाय r क्यूब। ठीक है,
अब कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालते हैं। पहले तो ये 3 से ये 3 कट गया, तो I बराबर होगा इंटीग्रेशन से बाहर क्या आएगा 2m, अरे ये क्या आ जाता है 2m बाय आर क्यूब, क्या आ जाएगा 2m बाय आर क्यूब। बाकी आर स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा r का पावर 4 dr। अब dr है, लिमिट dr है, dr कहां से कहां तक जाएगा ताकि सब कवर हो जाए। r इक्वल टू 0 लेंगे तो ये वाला शेल, और r इक्वल टू r लेंगे तो बड़ा वाला शेल, तो 0 से लेके कैपिटल R तक, ठीक है। तो 2m बाय आर क्यूब तो बाहर है, और इसका क्या होगा r का पावर 5 बाय 5, लिमिट डालेंगे r तो कैपिटल R आएगा, 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो क्या जाएगा कैपिटल R का पावर 5 बाय 5। तो r क्यूब से कट गया, क्या हो गया स्क्वायर, क्या आया बच्चों 2m r स्क्वायर बाय 5, ठीक। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या का हो गया सॉलिड सिलेंडर। अरे बात समझ में, पक्का क्लियर है कि नहीं है, ठीक। तो ये आपका एक और एलिमेंट हो गया। तो क्या क्या हो गया अपना रॉड, टेढ़ा बेढ़ा सीधा आधा सब चीज देख लिए। उसके बाद रिंग, रिंग को काटो पीटो सब देख लिए। डिस्क, फिर सॉलिड, सॉलिड आपका क्या हॉलो, तो सिलेंडर को तो छोड़ो, सिलेंडर तो रिंग का ही पार्ट है। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक। अब एक और बच गया क्या हेमिस्फीयर का, क्या यार हेमिस्फीयर का तो वैसे ही होगा कोन, क्या बच गया कोन, हॉलो कोन और सॉलिड कोन, तब उसका देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिए, चलो अगला देखते हैं, ठीक है। तो लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन, लिख लीजिए मास m, बेस रेडियस r, स्लैंट हाइट l और हाइट h। देखते हैं किसके टर्म्स में आएगा। बाकी मास m, रेडियस r, स्लैंट हाइट l रहेगी, हाइट क्या रहेगा h, ठीक है कौन है ठीक। तो एक काम करो, पहले पहले आप लोग ट्राई करो, समझ गए ना कौन का पिछले भी सेंटर ऑफ मास से वो निकालें। तो एक बार आप लोग ट्राई करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन। तो क्या कर लेते हैं अपन एक कोन बना लेते हैं ऐसा, ये क्या बन गया कोन, सॉलिड कोन है, कैसा कोन सॉलिड कोन। अब ये एक्सिस के अबाउट निकालना है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली, ठीक। ये एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है अपने को आई, क्लियर। क्या करते हैं देखो, यहां से x डिस्टेंस ऊपर चलते हैं, ठीक, और वहां ऐसा एक डिस्क ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बच्चों डिस्क, और इसका थिकनेस कितना होगा मान के चलो dx, dx मोटा है, ठीक। और ये ऐसा होगा ना पूरा तो घुमा होगा, सॉलिड है, डिस्क है, और इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, ये रेडियस सपोज स्मॉल आर, रेडियस क्या है स्मॉल आर, ये पूरा जो है इसका रेडियस क्या है कैपिटल आर है, और हाइट जो है वो क्या है कैपिटल एच। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी बराबर क्या होगा dm आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि डिस्क है, क्या होगा dm आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि क्या है डिस्क है। अब dm का वैल्यू निकालते हैं। तो टोटल मास m है, और पूरे वॉल्यूम में सॉलिड है ना, तो पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है क्या मास, तो वॉल्यूम क्या लेंगे इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, ये लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमारे एलिमेंट का वॉल्यूम, तो एलिमेंट का जो एरिया है वो कितना है पाई आर स्क्वायर है ना, एरिया कितना है ये देखो पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है dx, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू dx, समझ में। पाई से पाई का हिसाब हो गया, ये ऊपर गया, तो क्या आएगा 3m आर स्क्वायर डी एक्स बाय आर स्क्वायर एच, समझ में आई बात। एच कैपिटल एच है ना, स्मॉल एच नहीं, क्या कैपिटल एच। अब उसको यहां डाल देते हैं बच्चों, तो देखो डी आई क्या होगा, डी आई हो जाएगा डीएम, डीएम की जगह आएगा 3m आर स्क्वायर डी एक्स बाय
आर स्क्वायर कैपिटल एच इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। लेकिन स्मॉल आर हमारा अभी वेरिएबल है, लेकिन डीएक्स के रेस्पेक्ट में करना है उसको, तो हमको तो एक रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। उनको तो डीएक्स चाहिए ना, डीएक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो आर इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए। तो देखो ये जो ट्राइंगल है, ये वाला गुलाबी वाला जो बनाया, और ये जो ट्राइंगल है ये बड़ा वाला बनाया हो लाल वाला, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। कॉमन एंगल ये 90 डिग्री 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल तो इक्वल, ये दोनों सिमिलर है। तो यहां से मैं एक रिलेशनशिप लिख सकता हूं, देखो छोटे वाले का रेडियस आर, बड़े वाले का रेडियस आर, बेपीटी है ना, और छोटे वाले का हाइट एक्स, बड़े वाले का हाइट कैपिटल एच। ठीक, तो यहां आर का वैल्यू क्या आ गया, एक्स आर बाय एच। अरे बात समझ में, हमको आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कितना हुआ है, आर का पावर 4, तो आर का पावर 4 का सब्स्टिट्यूशन करना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का पावर 4 क्या हो जाएगा, इसका पावर 4। समझ आई बात, अभी तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखो यहीं पर। ठीक, अब यहां पर आ जाएगा, देखो कॉमन चीजें पहले बाहर लिखते हैं, तो देखो 3m बाहर आएगा, आर स्क्वायर कैपिटल एच बाहर आएगा, ये 2 भी कहां आएगा, बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा, आर का पावर 4 dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3m/2 आर स्क्वायर कैपिटल एच, और आर का पावर 4 है, उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो आर का पावर 4 एच का पावर 4, आर का पावर 4 एच का पावर 4 एक्स का पावर 4 dx। अब x आ गया वेरिएबल, और dx के रेस्पेक्ट में करना, और x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से कैपिटल H तक जाएगा, तो क्या करते हैं 0 से बड़ा H। ठीक है, अब देखो, अबे और ऊपर हो, हाँ अब बाहर लेते हैं, तो क्या आएगा 3m, r का पावर क्या है 4 बाय 2 आर स्क्वायर, h का पावर क्या है 5, ये वाला क्या होगा, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा, x का पावर इंटीग्रेट, x का पावर 5/5, लिमिट 0 से h डालेंगे तो क्या आएगा, h का पावर 5/5, यही आना है। ठीक, अब देखो r का स्क्वायर से ये कट के क्या हो गया स्क्वायर, h का पावर 5 से h का पावर 5 कट गया, 5 2 जा कितना हुआ 10, तो कितना आया 3/10 mr स्क्वायर। समझ में आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा 3/10 mr स्क्वायर। समझ में आया बच्चे लोग, पक्का। तो ये अपना हो गया कंटिन्यूअस बॉडीज के इतने। तो आप लोगों को सारे सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। ठीक, क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़े, अब क्या होगा बच्चों, जैसे कि सपोज ये रिंग थी, ये रिंग थी, रिंग का जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसका तो अपने को पता है। ठीक, अगर मैं क्या करूं, उसके सर्कमफेरेंस से परपेंडिकुलर टू द प्लेन पास होने वाला एक्सिस है, उसके अबाउट मेरे को निकालना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट पता है मेरे को, इसके अबाउट निकालना है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करने बैठूंगा तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सिस क्या होता है, उसके अबाउट तो सिमेट्रिकल होता है ऑब्जेक्ट, तो एलिमेंट चूज करना सॉल्व करना थोड़ा सा आसान पड़ता है, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। ठीक, ऐसी डिस्क दे दिया है, सपोज ऊपर से डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट मेरे को पता है, भाई ऐसा जो डायमीटर के अलोंग हो, उसी प्लेन में हो, डायमीटर के अलोंग हो, कैसे निकालूंगा। आ रही बात समझ में। अभी मैं एक स्क्वायर प्लेट लिया था बच्चों, स्क्वायर प्लेट ऐसा, ठीक, तो स्क्वायर प्लेट का ये वाला है तो मैं निकाला था, रॉड के जैसे ही सॉल्व कर देना है। भाई उसके सेंटर से पास होने वाला एक्सिस होगा तो कैसे निकालूंगा, प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाला। आ रही बात समझ में, तो मेरे को दिक्कत जाएगी। ये एक स्पीयर है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला मेरे को पता है, भाई उसके एज से पास होने वाले के अबाउट क्या होगा, क्लियर है, तो मैं फंस जाऊंगा।
तो इसके लिए क्या करते हैं, दो थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे हम लोग? दो थ्योरम्स। एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरे को क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और वो दोनों थ्योरम हम लोग को पढ़ के उसको अप्लाई करके फिर ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। फिर कोई भी एक्सिस दिया होगा हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या देखते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पहला स्टार बना के ये चीज नोट कर लो, ठीक, कि दिस थ्योरम is only applicable for 2D sheets, या ब्रैकेट में लिख लो लैमिना। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे शीट्स में ही अप्लाई होगा जो क्या है, जिनका एरिया है, थिकनेस नेग्लिजिबल, प्लेन शीट्स, 2D शीट्स, उनके लिए। जैसे एक स्क्वायर प्लेट हो गया, या आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला प्लेट हो गया, ट्राइंगुलर प्लेट हो गया, ऐसे राइट एंगल प्लेट हो गया, इसके लिए डिस्क हो गया, रिंग हो गया, ये के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं। ठीक, लेकिन मैं किसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता? सॉलिड कोन, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। ये थ्योरम सिर्फ किसके लिए अप्लाई होगा? 2D लैमिना शीट्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए अब देखो क्या है ये थ्योरम। तो आप इमेजिन करिए एक लेमिनर शीट। क्या है बच्चों? एक लेमिनर शीट। ठीक, इसमें एक पॉइंट इमेजिन किए, ये इमेजिन पॉइंट। ठीक, अब यहां पे मैं दो एक्सिस बनाता हूं। क्या बनाता हूं? दो एक्सिस। ये हुआ एक एक्सिस जो वर्टिकली पास हो रहा है, ये हुआ एक एक्सिस जो हॉरिजॉन्टली पास हो रहा है ना। इसको बोल देता हूं बच्चों मैं, इसको बोल देता हूं मैं एक्स एक्सिस, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? आई एक्स। ठीक है, इसको बोल देता हूं मैं बच्चों वाई एक्सिस, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? आई वाई। ठीक, और एक एक्सिस होगा जो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर ऐसा पास हो रहा हो, उसको मैं बोल देता हूं जेड एक्सिस, और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई जेड। समझ में आ रहा है? तीन एक्सिस हो गए। ठीक, अब देखो ये कंटिन्यूस बॉडी है कि नहीं? शीट है लेकिन कंटिन्यूस है कि नहीं है? एक कंटिन्यूस शीट है। अब ये अगर एक कंटिन्यूस शीट है बच्चों, तो मैं एक इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करूंगा? एक एलिमेंट मास लेता हूं ना, ऐसी तो करते थे कंटिन्यूस बॉडी करने के लिए। तो ये सपोज एक मैं एलिमेंटल मास लिया हूं, कितना? डीएम। अब मैं क्या बोलता हूं, ये डीएम जो है इसका कोऑर्डिनेट वो है एक्स कॉमा वाई। क्या है कोऑर्डिनेट बच्चों? एक्स कॉमा वाई। मतलब ये एक्स एक्सिस में ये एक्स डिस्टेंस पे है, और वाई एक्सिस में ये वाई डिस्टेंस पे। समझ में आ रहा है? ये एक्स है और ये वाई। एरो बना देते हैं भाई डिस्टेंस। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका मैं ना डी आई एक्स लिखता हूं बच्चों। क्या लिखता हूं? डी आई एक्स। इस डीएम का लिखता हूं डी आई एक्स। लिखा? तो डी आई एक्स क्या आएगा? डीएम इंटू एक्स एक्सिस से मास कितना दूर है परपेंडिकुलर? वाई डिस्टेंस दूर है, तो क्या आएगा? डीएम वाई स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं डी आई वाई निकालता हूं बच्चों। क्या निकालता हूं? डी आई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो क्या होगा? डीएम एक्स स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? डीएम एक्स स्क्वायर। अब यहां से जेड एक्सिस के अबाउट अगर मेरे को निकालना है, यह है जेड एक्सिस के अबाउट, तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा जेड एक्सिस करूंगा। ये एक्सिस ऐसा है ना, प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन पास हो रहा है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी है? मैं बोला जेड। कितनी है? जेड। तो मैं डी आई जेड क्या लिखूंगा बच्चों?
क्या लिखूंगा? dm z स्क्वायर। समझ में आया? अब इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन 1 और इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूं, तो ऐड कर रहा हूं तो क्या रहा है देखो, dix प्लस diy बराबर आएगा, उस तरफ ऐड करूंगा तो dm कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब गौर करो, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई हो जाएगा ना, तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ रहा है? जेड स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ? जेड स्क्वायर बोल सकता हूं। तो ये क्या आ गया? डीएम जेड स्क्वायर। और डीएम जेड स्क्वायर क्या है? डी आई जेड। आ रही बात समझ में? तो एक शीट के लिए बच्चों, एक शीट के लिए उसी के प्लेन में जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस रहेंगे, उसी के प्लेन में जो परपेंडिकुलर एक्सिस रहेंगे, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम बराबर होगा एक तीसरे एक्सिस से जो इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर, और उसी पॉइंट से पास हो रहा होगा जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आई बात? इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। 2D के लिए एप्लीकेबल है, 3D के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप समझ ही गए होगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नहीं लिख सकता मैं, फिर तो एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। समझ में आई बात? तो इसलिए 3D के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? 2D के लिए। डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया? पूरा लिख लिया, नोट कर लिया? अब इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो लिखो स्टेटमेंट। तो लिखो, दिस थ्योरम states that the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes in plane of object, या लेमिना लिख लो, in plane of lamina is equal to moment of inertia of a third axis perpendicular to the plane of lamina passing through, कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन नहीं, passing through intersection point of mutually perpendicular axis। समझ में आया? ये लिख लीजिए, ये मैं अपने वर्ड्स में लिखाया हूं, आप लोग समझ रहे हो, टेक्स्ट बुक में और अच्छे से दिया हुआ है, स्कूल में अगर लिखना विखना होगा तो याद रहे, ठीक है? बाकी समझने के लिए लिखाया हूं, समझ तो गए ना? तो देखो, दो का सम तीसरे के बराबर लिखना है तो गलती बहुत हो सकती है। तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर, किन दोनों का सम आप तीसरे के बराबर लिख रहे हो? जैसे वेक्टर में नहीं, सेम ऑर्डर में जो दो वेक्टर रहते थे उनको एक तरफ लिखते थे, फिर रिवर्स ऑर्डर वाले को दूसरे तरफ लिखते थे इक्वल के। वैसे इसमें भी ध्यान देना है, जो सेम प्लेन में है, जो सेम प्लेन में, किसके प्लेन में? प्लेन जो ऑब्जेक्ट का आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले उसके प्लेन में, वो दोनों का सम जो उनके दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर उसके बराबर हो। आ रही बात समझ में? पक्का? नहीं तो फिर आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड लिखे हो कि नहीं लिखे हो? तो अगर आई वाई उधर भेजोगे तो आई जेड माइनस आई वाई हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है? ध्यान देना कि इन दोनों का सम किस तीसरे के बराबर होगा। जो दो को एक साथ लिखोगे वो दोनों किस प्लेन में होंगे? ऑब्जेक्ट के प्लेन में, लेमिना के प्लेन में, और तीसरा वाला उन दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक, समझ में आया? पक्का ऐसे लिखेंगे। अब इस वाले एक्सिस से थोड़ा सा खेल खेल के देखते हैं कि अपन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के हिसाब से, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बच्चों आपको याद होगा, क्या याद होगा आपको? कुछ याद नहीं? क्या याद है आप लोग को? क्या याद है? हाँ सॉरी, तो देखो जैसे कि
अपने पास सपोज एक डिस्क है, क्या है? डिस्क। बहुत गंदा डिस्क बना है, अच्छा डिस्क बनाते हैं। अपने पास क्या है? एक, वाह, अपने पास क्या है? एक डिस्क। ठीक, अब ये जो डिस्क है उसका बताओ, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, जो इसी के प्लेन में है, जो क्या इसी के प्लेन में है, डिस्क के प्लेन में है और डायमीटर के थ्रू पास हो रहा है। डिस्क के प्लेन में और डायमीटर के थ्रू पास हो रहा है। तो क्या करूंगा मैं, एक और बना दूंगा। बना दिया? क्या इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है, इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है, दोनों सेम प्लेन में। तो सपोज इसको भी आई बोल दिया, तो इसको भी क्या बोलूंगा? आई। ठीक, अब एक तीसरा एक्सिस लेते हैं जो कहां से पास होगा? इनके इंटरसेक्शन से इस प्लेन के परपेंडिकुलर। इस एक्सिस के अबाउट तो आपको पता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का डिराइव किया था, क्या था? mr²/2। तो जो सेम प्लेन में है दोनों का सम 2i बराबर क्या लिख सकता हूं? mr²/2 लिख सकता हूं बच्चों। तो i बराबर क्या आ जाएगा? mr²/4। आ रही बात समझ में? तो अगर आपका एक डिस्क है और उसके डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसी प्लेन में और एक्सिस, तो क्या होगा? mr²/4। समझ में आया बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? क्या है? mr²/4। क्लियर? ठीक है, ऊपर से तो नहीं गया? समझ आ रहा है इसका फायदा? तो कोई भी प्लेन शीट है उसके लिए अपन ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी प्लेनर फिगर है, जैसे अपने को ये दे देगा क्या, ट्राइंगल दे देगा। क्या दे देगा? ट्राइंगल। और ट्राइंगल का बोलेगा भाई इस एज के अबाउट निकालो, इस एज के अबाउट निकालो, तो वो टफ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे और दोनों का सम इस एक्सिस के बराबर हो। क्लियर है? तो ऐसा करके हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक, हाँ सचिन सर। हो रहा है, कर दिया हूँ, चालू कर दिया हूँ। हाँ, ये कितना परसेंट हुआ है? 3% हुआ है। हो रहा है, मैं उसमें कर दूंगा ना, कंप्यूटर में डाल के कर दूंगा। ठीक है, ठीक। हाँ बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बच्चों? तो अब इसके बाद क्या है? ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया। अब अगले अगले थ्योरम क्या देखते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्योंकि देखो, अब इसके अबाउट निकाल लिए, अब इसके अबाउट निकालिए तो मेरे को क्या है? एज के अबाउट निकालना है, इसी प्लेन में एज के अबाउट। तो क्या लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो वो देख लेते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, उसका डेरिवेशन। ठीक है, चलिए इसको हटा दूं, मिटा दूं? तो लिखो अगला, क्या लिखो? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2D हो, 3D हो, 4D हो, 5D हो, पता नहीं, 3D तक तो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 3D तक अपन लगा सकते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में भी लगा, सब में लगा सकते हो, कोई भी बॉडी में लगा सकते हो। ठीक, तो क्या होना है, सपोज एक रिजिड बॉडी है। क्या? एक रिजिड बॉडी। ठीक, ठीक, और आपको इसका सेंटर ऑफ मास से, ये ध्यान देना, सेंटर ऑफ मास होने पास होने वाले एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। किसके अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। ठीक, जैसे अगर डिस्क हो गया तो ये भी चलेगा, यानी इसी प्लेन में जो एक्सिस है वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, जो इसके परपेंडिकुलर ये भी चलेगा, दोनों चलेगा, दोनों के साथ लगा सकते हो। लेकिन सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो जा रहा है वो पता रहना है अपने, आई सेंटर ऑफ मास अपने को पता रहना है। क्लियर है बात? अब आई सेंटर ऑफ मास अपने को पता रहना है, तो अगर इसके एक पैरेलल एक्सिस में ले लूं आई डैश, क्या ले लूं बच्चों? आई डैश, और दोनों एक्सिस आपस में कैसे पैरेलल हैं? दोनों एक्सिस आपस में कैसे पैरेलल हैं, और दोनों के बीच सपोज सेपरेशन कितना है? x।
तो इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो प्लस पूरा जो कंटिन्यूस बॉडी है उसका मास m इंटू दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो उसका स्क्वायर। समझ में आया? ये है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका डेरिवेशन देखेंगे अभी, पहले लिख लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताओ, लिखो डेरिवेशन, वो लिख लो। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट the moment of inertia of any axis parallel to axis passing through center of mass is sum of moment of inertia about center of mass axis with product of total mass of object, total mass of body with square of perpendicular distance between the two parallel axes। समझ में आया बात? पक्का? नहीं, ऊपर से गया। ठीक, तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना बच्चों, ऐसा नहीं देखना ये आ रहा है जेड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, पक्का? जैसे सपोज ये डिस्क बना, ये एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, और एक एक्सिस यहां पर ले लिया हूं, तो ये दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सपोज आर है, ये लेंगे। ठीक है, तो इस ये दोनों एक्सिस ऐसे होंगे, इसके अबाउट आपको पता है, प्लस कर दो टोटल मास ऑफ डिस्क इनटू जो भी आर स्क्वायर, तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2D के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और 3D के लिए भी, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। समझ में आए बात? अब इसका क्या देख लेते हैं, डेरिवेशन, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, क्या हुआ, कुछ डाउट? हम लोग डेरिवेशन देखते हैं किसका, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, सॉरी क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। लिखो डेरिवेशन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या कंसीडर करते हैं, एक लेमिना ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, लेमिना। ठीक, अब इसमें हम लोग दो एक्सिस कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, दो एक्सिस, ये एक वर्टिकल एक्सिस हो गया और ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। ठीक, अब ये मानते हैं हम लोग कि ये पास हो रहा है कहां से, सेंटर ऑफ मास। यही क्या है इसका, सेंटर ऑफ मास, ये इसका सेंटर ऑफ मास। अब हमको एक दूसरा एक्सिस लेना है जो इस सेंटर ऑफ मास वाले से पास होने वाले एक्सिस से पैरेलल हो, और इसका लोकेशन बोल देते हैं बच्चों ए कॉमा बी। क्या बोल देते हैं इसका, ए कॉमा बी। इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस बॉडी है तो एक डीएम एलिमेंट लोकेट करते हैं। सपोज हम क्या बोलते हैं, यहां पर ले लेते हैं एक डीएम मास। क्या ले लेते हैं, डीएम मास, और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, जो कि चेंज होते रहेगा। डीएम 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 चेंज करूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। ठीक है, अब कहां गया, हाँ, अब सपोज यहां से यहां ये डिस्टेंस कितनी है, ए, और ये डिस्टेंस कितनी है, बी है। ठीक, अब बताओ इस एलिमेंट मास का हाइट कितना है,
y है ना, कितना है, y है। तो अगर मैं इसके हिसाब से इसका वर्टिकल पोजीशन लिखूंगा तो वो क्या लिखूंगा, y माइनस ए। क्या लिखूंगा, y माइनस ए। ठीक। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है उस एलिमेंटल मास की, x। तो इसके हिसाब से मैं लिखूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x माइनस बी। समझ में आया? पक्का क्लियर है कि नहीं है? y माइनस बी और x माइनस बी क्या, y माइनस, अच्छा उल्टा लिख दिया, a और b ये था ना, y माइनस बी और x माइनस a। ठीक है, सॉरी सर। ठीक है, अब हम लोग को इस एक्सिस के अबाउट इस dm का क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। ठीक है, छोटा सा तो लिखते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, di बराबर dm, मास एलिमेंट का मास क्या है, dm, और इसका पोजीशन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं ना, यहां से यहां, ये होगा। तो कितना होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो खाली ऐसे लिख देते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, तो आएगा dm, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xa, ये आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ya, इतना आएगा। अब dm को मल्टीप्लाई करके सबको अलग अलग कर लेते हैं बच्चों, तो क्या आएगा देखो, dm, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ लेता हूं, क्या लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस, एक साथ लेता हूं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक साथ लिया, फिर प्लस टीएम, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ लेता हूं, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हरी बात समझ में? और माइनस कॉमन लेता हूं, डीएम, क्या बचेगा, 2xa प्लस वाई बी, ये बचा, इसको अलग लेता हूं, 2b होगा। ठीक, आ रही बात समझ में? तो ये चीज आ गई। अब देखो, अरे बंद होना, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो ये सबका सम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबका समेशन। अब गौर करो, डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, यहां से सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस होगा, तो इसको मैं आई सेंटर ऑफ मास लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, समझ में आई बात, लिख सकता हूं, प्लस, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ये है सेंटर ऑफ मास से इस एक्सिस की दूरी है, ये होगा ना हाइपोटेनस, यानी ये ए है और ये बी है, तो ये हाइपोटेनस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, तो ये इन दोनों एक्सिस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसको डीएम का इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल मास एम आ जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है, ए बी क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या आ जाएगा, सपोज आर स्क्वायर लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है, ये दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। ठीक, अब इस पे गौर करो, माइनस, इसको ना ऐसे करता हूं, 2 बाहर निकालता हूं और डीएम एक्स ए अलग लिखता हूं, अच्छा 2a बाहर निकाल लेता हूं, डीएम एक्स लिखता हूं, माइनस 2b बाहर निकालता हूं और इसको लिख सकता हूं डीएम वाई। आ रही बात समझ में? डीएम इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, ये मास मोमेंट है कि नहीं है, तो ये तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बनाता था ना, डीएम इंटू एक्स, इस सबको ऐड करके टोटल मास से डिवाइड करते तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बनाता था, तो मास का सम तो कभी जीरो नहीं हो सकता, जैसे ऐसा एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आता था,
m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 जितने भी होते टर्म्स, ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर x सेंटर ऑफ मास जीरो है तो ये जरूर जीरो होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स क्या होगा? जीरो होगा। तो हम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिए? ओरिजिनली लिए थे। तो ये दोनों सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हुए ना, एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो, तो ये दोनों टर्म क्या हो गए? जीरो। ये समझ में आया? पक्का? तो हमको जो आई निकालना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक, वो पैरेलल एक्सिस के अबाउट। कौन सा एक्सिस? ये वाला, इस एक्सिस के अबाउट। तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस एक्सिस से पास होने वाले के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस टोटल मास जो बॉडी का है, लेमिना का जो टोटल मास है, इनटू ये दोनों के बीच जो एक्सिस के बीच जो पैरेलल एक्सिस है उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ में आया कि नहीं आया डेरिवेशन? पक्का? ये हो गया डेरिवेशन किसका? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। समझ में आया? ऊपर से तो नहीं गया? पक्का? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग में चालू किया हूं कि नहीं? हाँ, मैं डर गया था। ठीक है, चलिए अब आगे। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ अलग अलग एक्सिस से निकालने के लिए। जैसे देखो, सपोज ये स्फीयर है। क्या है बच्चों? स्फीयर। ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है और ये एक्सिस एज से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है? एज से। ये एम मास का स्फीयर है, रेडियस आर है, सॉलिड स्फीयर है। क्या है? सॉलिड स्फीयर। तो ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है और ये एज से पास हो रहा है। दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी रहेगी? रेडियस के बराबर रहेगी। तो बताओ इस जो एज से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट आई कैसे लिखूंगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता था सॉलिड का? 2/5 mr²। इसमें प्लस करूंगा। क्या करूंगा? प्लस टोटल मास ऑफ बॉडी। टोटल मास ऑफ बॉडी क्या है? m। और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? r²। तो कितना आ गया? समझ में आया? पक्का? तो ये हो गया एप्लीकेशन क्या का? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो ये 3D में भी लग जाएगा। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल को कॉम्बिनेशन करके आपको कोई भी एक्सिस दिया हो उसके अबाउट आपको निकालना है। हरी बात समझ में? एक और चीज देखते हैं, बढ़िया चीज। सपोज ये एक रॉड है। ये रॉड है एम मास का, एल लेंथ का, एज के अबाउट और सेंटर ऑफ मास के अबाउट। आपको दोनों ही पता है, दोनों निकलवाए हो। निकलवाए कि नहीं निकलवाए? सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या आता था? ml²/12 और एज के अबाउट क्या आता था? ml²/3। एम मास का रॉड, एल लेंथ के अबाउट। तो ये तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला है ना, और ये कहां से पास होने वाला है? एज से। तो मैं एज से पास होने वाले का आई बराबर सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास ऑफ द रॉड m इंटू दोनों के बीच सेपरेशन कितने का है? l/2। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या था अपने को पता है? ml²/12 प्लस ml² क्या करना है? 4 करना है। 12 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। 4 3 जा, 3 + 1 4, तो ऊपर क्या आएगा? 4 ml²। 4 कितना जा? 3 जा, उतना ही आया। समझ में आ रही बात? पक्का? तो कई चीजों का पैरेलल एक्सिस से भी निकाल सकते हो। भाई ऐसा थीटा एंगल वाला का याद है? सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला थीटा एंगल, ml²/12 sin² थीटा। आपको बोल देगा इसके पैरेलल एक एक्सिस ऐसे बना दिया, निकाल लो। तो निकाल लोगे अब? ये l/2, जो भी l/2 cos थीटा क्या हो जाएगा? l/2 cos थीटा। तो इसके अबाउट लिख लेंगे सेंटर मास के अबाउट ml²/12 sin² थीटा प्लस टोटल मास m इंटू l/2 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो उससे भी निकल जाए। समझ में आ रही बात? तो सेंटर ऑफ मास वाले जितने भी एक्सिस पास हो रहे हैं उसके अबाउट अपने को डेरिवेशन करें हैं, इसीलिए सबका वो याद रहना है। फिर पैरेलल परपेंडिकुलर लगा लगा के कोई भी एक्सिस के अबाउट अपन निकाल सकते हैं। ठीक? समझ में आया? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बस एक चीज बच गया जिसको अपन कल पढ़ेंगे। वो बच गया क्या? कैविटी। क्या वाला चीज? कैविटी। जैसे सेंटर ऑफ मास में नहीं था, कैविटी काट देते थे। अब ये बचा हुआ फिगर का क्या है? सेंटर ऑफ मास नया निकालो। तो वैसे ही अपन क्या करेंगे, अब कुछ पार्ट अंदर से हटा देंगे, कैविटी बना देंगे और बोलेंगे कि अब ये टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या है। ठीक?
तो वही माइनस करके इसके अबाउट कैविटी का कितना होता टोटल में से माइनस करेंगे और बनाएंगे, एकदम ईजी रहता है, उतना हार्ड नहीं है, नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी बना लोगे आप लोग। ठीक है, लिंक कल उसको देखेंगे अपन। यहाँ तक समझ में आया? पक्का क्लियर है? ठीक, अब इसके आगे कल पढ़ेंगे।